नहीं, चलो पढ़े। कल अपन ने पढ़ा था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्या कहता है ये लॉ कि हर एक एडिशनल यूनिट से जो मिलने वाला सेटिस्फेक्शन होता है वो कम 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 होता जाता है। एडिशनल सेटिस्फेक्शन आपका जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव तक में भी पहुंच सकता है। देन अपन ने रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एंड एमयू पढ़ी थी। जब आप फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करते हैं तो जो टीयू होता है वही एमयू होता है। जब तक एमयू पॉजिटिव तब तक टीयू इंक्रीज तो होगा बट डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज होगा। जैसे ही आपका एमयू जीरो टीयू अपने मैक्सिमम पे चला गया और एमयू नेगेटिव तो टीयू क्या होने लग गया, डिक्लाइन होने लग गया। टीयू डिक्लाइन होने लग गया, एमयू नेगेटिव स्टेज को कहते हैं पॉइंट ऑफ डिससैटिस्फैक्शन और जब एमयू जीरो होता है उसे कहते हैं पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। सैचुरेशन का मतलब हम सैचुरेटेड है, अब थक चुके हैं, अगर इससे ज्यादा कंज्यूम करेंगे तो हमारी अब तबीयत खराब होनी शुरू हो जाएगी। एमयू को टीयू की रेट भी बोला जा सकता है। यहां तक पढ़ा था कल। इसके अपन ने अजम्पशंस पढ़े थे लॉ के। पहला अजम्पशन है होमोजीनियस यूनिट, कि आप हर बार सेम यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं। अगर आप एक ऑरेंज बार आइसक्रीम की बात करते हैं तो हर बार सेकंड भी सेम ऑरेंज बार आइसक्रीम ही होगी और थर्ड भी सेम ऑरेंज बार आइसक्रीम ही होगी। नेक्स्ट क्या है इसका, स्टैंडर्ड यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं अपन, पूरी पूरी आइसक्रीम कैंडी की बात कर रहे हैं, उसके अंदर की एक एक मैं बाइट की बात नहीं कर रही हूँ। नेक्स्ट क्या है, कंटिन्यू कंजम्पशन मतलब एक खत्म हुई तो तुरंत दूसरी खा ली, तुरंत तीसरी खा ली। एंड केस ऑफ रिलेटेड गुड्स कौन से होते हैं, सब्स्टिट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री। ये मानकर चलते हैं कि ये प्रेजेंट है, मतलब जो मुझे चाहिए सब्स्टिट्यूट में आप वही दे रहे हो और कॉम्प्लीमेंट्री उसके साथ प्रेजेंट है। यहाँ तक क्लियर है बच्चों। देन नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे दैट इज एक्सेप्शंस to the law of diminishing marginal utility। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता था कि एडिशनल यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कम 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 होता जाता है। एक्सेप्शन क्या कहेगा, एक्सेप्शन कहेगा कि हर एक एडिशनल यूनिट से जो मिलने वाला आपका सेटिस्फेक्शन है वो ज्यादा 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 होता चला जाएगा। तो ऐसे कौन से एक्सेप्शंस होते हैं जहां ये लॉ फेल हो जाता है। पहला है आपकी हॉबीज एंड रेयर कलेक्शन। बच्चों जो चीज आपकी हॉबी होती है, जो चीज आपको बहुत पसंद होती है, वो एडिशनल जितना ज्यादा मिलेगी आपको, हर एक एडिशनल से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन उतना ही ज्यादा होता जाएगा। जैसे कई लोगों की हॉबीज होती है कि अलग अलग कंट्री की करेंसी को कलेक्ट करना, कई लोगों की हॉबी होती है, तो उनके पास तो हर एक एडिशनल करेंसी से उनका सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ेगा ना कि कम होगा। रेयर कलेक्शन, जो चीजें बहुत मुश्किल से मिलती हैं, बहुत एंटीक चीजें होती हैं, जैसे कोई महारानी का हार हो गया, बहुत एंटीक है, एक या दो ऐसा, कोई एंटीक पेंटिंग्स होती हैं, दुनिया में वो पेंटिंग्स हो या तीन है, ऐसी कुछ चीजें। तो वो जितनी एंटीक चीजें एडिशनल आपके पास होंगी उतना ही एडिशनल आपको उनसे सेटिस्फैक्शन मिलेगा। देन नेक्स्ट है अबनॉर्मल पर्सन्स। अब नॉर्मल पर्सन्स जैसे कि जो म्यूजिशियंस होते हैं, जिनको एडिक्शन है गाना गाने का, दिन रात सुबह शाम सिर्फ गाना गाएंगे, सिर्फ गाना गाएंगे, गाने के अलावा कुछ नहीं सोचता। तो जो वो जितना ज्यादा गाना गाएंगे उतना ज्यादा उनको गाने से सेटिस्फैक्शन मिलेगा। कुछ लोग ड्रंक यार्ड्स होते हैं, दिन भर दारू पीनी है, दिन भर दारू पीनी है, एडिक्शन है उनको उन चीजों का। तो हर एक एडिशनल यूनिट से उनको सेटिस्फैक्शन ज्यादा ही मिलेगा ना कि सेटिस्फैक्शन कम मिलेगा। देन नेक्स्ट है आपका इनडिविजिबल, गूगल करना, इनडिविजिबल गुड्स। इनडिविजिबल गुड्स मतलब ऐसी गुड्स जिसको अपन डिवाइड नहीं कर सकते, उनको अपन क्या कह देते हैं, इनडिविजिबल गुड। जैसे कि आपका घर, आप घर को डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे कि आपकी स्कूटी, जैसे कि आपकी कार, आप इनको डिवाइड नहीं कर सकते। तो जनरली
लोग एक बार में एक ही घर खरीदते हैं, एक बार में ऐसा नहीं एक घर खरीद लिया तुरंत दूसरा खरीद लिया तुरंत तीसरा, एडिशनल यूनिट्स की अपन कंज्यूम ही नहीं करते, तो इनका अपन एडिशनल सेटिस्फेक्शन की बात ही नहीं करते, जो इंडिविजिबल गुड्स होते हैं। एंड द लॉ फेल्स इन केस ऑफ प्रेस्टिजियस गुड्स। जो प्रेस्टिजियस गुड्स होते हैं जैसे कि पैसा, मनी, जितना एडिशनल पैसा मिलेगा आपको उस एडिशनल पैसे से सेटिस्फेक्शन भी उतना ही ज्यादा मिलेगा। जितने ज्यादा आपके पास डायमंड्स होंगे आपको उतना ही ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो जो प्रेस्टिजियस गुड्स होते हैं वो एडिशनल यूनिट से आपको सेटिस्फेक्शन ज्यादा ही मिलता है, ना कि कम मिलता है। बस एक ही खरीदते ना, तुरंत दूसरा थोड़ी ना खरीदते थे, तो वहां पे बात ही नहीं होती। यहाँ पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई ही नहीं होगा क्योंकि एडिशनल यूनिट कंज्यूम ही नहीं कर रहे हो आप। ठीक है, तो ये चार एक्सेप्शंस होते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के। पहला क्या था, हॉबीज एंड देयर कलेक्शन। सेकंड क्या था आपका, abnormal persons। देन क्या था, irreducible goods। एंड नेक्स्ट क्या था यहाँ पे, द लॉ फेल्स इन केस ऑफ प्रेस्टिजियस गुड्स। जो प्रेस्टिजियस गुड्स होते हैं हर एक एडिशनल यूनिट से आपको उनसे सेटिस्फेक्शन ज्यादा ही मिलता है, ना कि कम मिलता। क्लियर है, समझ में आ रहा है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। देखो अपन ये जो यूनिट पढ़ रहे हैं इस यूनिट का नाम है कंज्यूमर बिहेवियर। यहाँ कंज्यूमर बिहेवियर के लिए अपन दो कंसेप्ट्स पढ़ेंगे, बड़े बड़े कंसेप्ट्स हैं। पहला कंसेप्ट है आपका मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस, और जो सेकंड कंसेप्ट अपन पढ़ेंगे इसी चैप्टर के अंदर वो अपन पढ़ेंगे इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। अब ये जो कंसेप्ट है अपना मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस, इसमें दो चीजें हैं। पहला है आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, और इसमें सेकंड चीज अपन पढ़ेंगे दैट इज कंज्यूमर सरप्लस। ये कंज्यूमर सरप्लस भी किसके अंदर आता है बच्चों, मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस के अंदर ही अपन दूसरा कंसेप्ट दूसरा टॉपिक पढ़ रहे हैं दैट इज कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस, कंज्यूमर सरप्लस का मतलब क्या होता है, व्हाट यू वांट टू पे माइनस व्हाट यू एक्चुअली पे। आप क्या देने की इच्छा रखते हैं माइनस आप एक्चुअल में कितना पे करते हैं, उसे क्या कह देते हैं, कंज्यूमर सरप्लस कह देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं मार्केट गई, कोई जीन्स लेना है या फिर कोई टॉप लेना है। ठीक है, वो टॉप मुझे देखकर पसंद आ रहा है, मैंने मेरे मन में उसकी रेट डिसाइड कर दी। मैंने सोचा अगर ये 500 तक का होगा तो मैं ले लूंगी, और 500 से ज्यादा का हुआ तो मैं ये टॉप नहीं लूंगी। मैंने दुकानदार से पूछा भैया ये कितने का है, उसने कहा मैडम ये 350 रुपए का है। तो मेरा सरप्लस कितने का हो गया बच्चों, 150 का। मैं उस टॉप के लिए कहाँ तक के रुपए देने के लिए तैयार थी, 500 तक पे करने के लिए रेडी थी, पर मैंने एक्चुअली में पे कितना किया, 350। तो मेरा सरप्लस कितने का हो गया बच्चों, 150 का यहाँ पे सरप्लस हो गया। तो कंज्यूमर सरप्लस का मतलब क्या होता है, व्हाट यू वांट टू पे माइनस व्हाट यू एक्चुअली पे। आप क्या देने की इच्छा रखते हैं माइनस आप एक्चुअल में कितना पे करते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं, कंज्यूमर सरप्लस कह देते हैं। बैठ जाओ। एक कंसेप्ट और अपन पढ़ेंगे दैट इज MUM। बच्चों MUM का मतलब क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी का मतलब होता है वर्थ ऑफ अ रुपी। सपोज मैं 1 रुपए तब खर्च करूंगी जब उससे मुझे 5 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिलेगा, तब तो मैं 1 रुपए खर्च करूंगी, अदरवाइज मैं 1 रुपए खर्च नहीं करूंगी। तो मेरे लिए 1 रुपए की वर्थ कितने की हो गई, 5 यूटिल्स की वर्थ, उसे अपन क्या कह देते हैं, MUM, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कह देते हैं।
एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखो ध्यान दो बच्चों, जब मैं पहली यूनिट कंज्यूम कर रही हूँ तो उससे मुझे सेटिस्फेक्शन कितने का मिल रहा है 35। सेकेंड यूनिट कंज्यूम कर रही हूँ तो सेटिस्फेक्शन कितने का मिल रहा है 30। थर्ड कंज्यूम कर रही हूँ तो 25, 4 से 25 से 15 एंड 6 से 10 का सेटिस्फेक्शन। हर एक एडिशनल यूनिट से जो मिलने वाला सेटिस्फेक्शन है वो कम 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 होता जाता है। सपोज कोई एक कमोडिटी है, वो कितने रुपए की आती है 4 रुपए की आती है। अगर आप एक यूनिट खरीदने जा रहे हो मार्केट में तो वो कितने रुपए की आ रही है 4 रुपए की। और मैं 1 रुपए कब खर्च करूंगी जब उस 1 रुपए से मुझे कितने का सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए 5 न्यूटन्स का सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए, तब तो मैं 1 रुपए खर्च करूंगी, अदरवाइज मैं 1 रुपए खर्च नहीं करूंगी। अब मैं यहाँ निकालूंगी कि मैं कितने रुपए तक खर्च करने के लिए रेडी थी, मतलब वांट टू स्पेंड। मैं 35 का सेटिस्फेक्शन पाने के लिए आप कितने रुपए तक खर्च कर सकते थे? 35 का सेटिस्फेक्शन पाने के लिए आप कितने रुपए तक खर्च कर सकते थे? 7 कर सकते थे, क्योंकि 1 रुपए से कितने का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है 5 का। तो 35 डिवाइडेड बाय 5 किया तो मैं कितने रुपए तक खर्च करने के लिए तैयार थी? 7। आ रहा है समझ में? पर मैंने पे कितना किया? मैंने पे कितना किया 4, क्योंकि हर एक यूनिट कितने रुपए की आ रही है 4। तो मेरे को सरप्लस कितने का मिल गया 3। इस 30 का सेटिस्फेक्शन पाने के लिए मैं कितने रुपए तक खर्च करने के लिए तैयार थी 6, जबकि मैंने पे कितना किया 4, तो मेरे को सरप्लस कितने का मिल गया 2। इस 25 का सेटिस्फेक्शन पाने के लिए मैं कितने रुपए तक खर्च करने के लिए तैयार थी 5, जबकि मैंने खर्च कितने किए 4, तो मेरे को सरप्लस कितने का मिल गया 5। इस 20 रुपीज पाने के लिए मैं खर्च कितने करने के लिए तैयार थी 4, और मैंने पे कितना किया 4, तो सरप्लस कितने का मिल गया 0। इस 15 रुपीज का सेटिस्फेक्शन पाने के लिए मैं कितने पे करने के लिए तैयार थी 3, जबकि देने कितने पड़ रहे हैं 4, तो -1 मतलब नेगेटिव में सरप्लस जाने लग गया मेरा। मैं इसके लिए पे कितना करने के लिए तैयार थी 2 रुपीज, पर मेरे को पे कितना पड़ रहा है 4, तो मेरा 2 रुपीज जो है वो नेगेटिव में जाना शुरू। आ रहा है समझ में मैंने कैसे निकाला, क्या निकाला? ये मैं निकाल रही हूँ मैं कितना देने के लिए तैयार हूँ एज अ कंज्यूमर। अगर आप कंज्यूमर हो, क्या आप फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करोगे? हाँ या ना? हाँ या ना? क्यों? क्योंकि मैं जितना देने के लिए तैयार थी उससे कम मुझे पे करना पड़ रहा है, तो मेरे को फर्स्ट यूनिट कंज्यूम कर लेनी चाहिए। एज अ कंज्यूमर क्या आप सेकेंड यूनिट कंज्यूम करेंगे? हाँ या ना? एज अ कंज्यूमर क्या आप थर्ड यूनिट कंज्यूम करेंगे? एज अ कंज्यूमर क्या आप फोर्थ यूनिट कंज्यूम करेंगे? एज अ कंज्यूमर क्या आप फिफ्थ यूनिट कंज्यूम करेंगे? तो कंज्यूमर कहां तक कंज्यूम करेगा? फोर्थ यूनिट तक वो कंज्यूम करता है, मतलब उसने कहां तक कंज्यूम किया? MUX बाय, अपन ने क्या किया MUM कितना था 5, यही किया मैंने। जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है उसको 5 से डिवाइड किया, वो किसके बराबर ना हो जाए? प्राइस के बराबर ना हो जाए। प्राइस कितनी थी 4 रुपीज, तो MUX बाय MUM किसके बराबर ना हो जाए? प्राइस के बराबर ना हो जाए। कंज्यूमर को वहां तक कंज्यूम करना चाहिए फॉर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। अगर नहीं, क्यों? क्या मैं कह रही हूँ 35 का सेटिस्फेक्शन पाने के लिए मैं कितना रुपए तक देने के लिए तैयार थी? तो 1 रुपए से तो 5 का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो मैं इसके लिए 7 रुपए तक देने के लिए तैयार थी, पर देने मुझे कितने पड़ रहे हैं 4 रुपए। तो सरप्लस कितने का हुआ मेरा? 3 रुपीज का सरप्लस हुआ। आया समझ में इस बानी?
फॉर्मूला भी सही लिखा है, देखो ध्यान दो, मैंने क्या लिखा है, MUX, MUX क्या है, सेटिस्फेक्शन कितना मिल रहा है कमोडिटी से, यही तो लिखा है। यहाँ आप क्या कर रहे हो, ये 35/5, 35/5, 35 क्या है बच्चों, MUX, 5 क्या है आपका, MUM, MUM ही तो है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी तो है, कि 1 रुपए से मुझे कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो 5 क्या है मेरा MUM, और ये 4 रुपीज क्या है मेरा PX, वो किसके बराबर ना हो जाए, प्राइस के बराबर ना हो जाए। अगर मैं कंज्यूमर वहां तक कंज्यूम करेगा तो उसको इक्विलिब्रियम लेवल अचीव होगा, उसका मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेवल अचीव होगा। पता नहीं, वो भी सही है, ये भी सही है। तो कंज्यूमर अपने इक्विलिब्रियम, फॉर्मूला बनाना है बच्चों, एग्जाम में वो पूछ लेता है, ऐसा कोई क्वेश्चन वो दे देगा और कह देगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम लेवल कौन सा होगा, तो आपको ये निकाल कर देखना पड़ेगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ बच्चों, क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ, मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, कर सकती हूँ, हाँ या ना, MUX दैट इज 20/4 किसके बराबर ना हो जाए, MUM क्या था, 1 रुपए से कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, 5 का, तो 20/4 कितना हुआ, 5, तो ये 5 के बराबर ना हो जाए तब तक कंज्यूमर क्या करेगा, कंज्यूम करेगा, ताकि उसको मैक्सिमम इक्विलिब्रियम लेवल, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेवल अचीव हो सके। तो ये दोनों चीजें सेम है, पर आपको एग्जाम में किसी भी तरीके से लिखा हुआ दिख सकता है। तो मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस जो कंसेप्ट अपन पढ़ रहे थे, मेन कंसेप्ट, उसमें अगर कंज्यूमर को अपना इक्विलिब्रियम लेवल, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेवल अचीव करना है, तो वो कहां तक कंज्यूम करेगा, जब तक उसका MUX/MUM/PX के बराबर ना हो जाए, या फिर उसका MUX/PX MUM के बराबर ना हो जाए। ये दोनों बातें सेम है, कोई अलग नहीं है, 20/4 कर दो या 20/5 कर दो, दोनों इक्वल होने चाहिए। तब तक अगर कंज्यूमर कंज्यूम करेगा तो उसको क्या मिलेगा, मैक्सिमम इक्विलिब्रियम लेवल अचीव कर पाएगा। अब एग्जाम में वो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, उसने आपको यूनिट दे दिया, MUX दे दिया, MUM बता दिया और PX बता दिया, ये सब उसने बता दिया, उसने कहा इक्विलिब्रियम लेवल तक कंज्यूमर को टोटल कितना सरप्लस अचीव होगा, तो टोटल सरप्लस उसको कितना अचीव होगा इक्विलिब्रियम लेवल तक, 3 2 + 1 + 0 दैट इज 6, तो कंज्यूमर सरप्लस इक्विलिब्रियम लेवल कौन सा है उसका, यूनिट नंबर 4, और टोटल सरप्लस वहां तक उसको कितने का मिला, 6 का टोटल सरप्लस उसको आया समझ में बच्चों एग्जाम्पल। तो कंज्यूमर सरप्लस का कंसेप्ट क्या होता है, कंज्यूमर सरप्लस मतलब व्हाट यू वांट टू पे माइनस व्हाट यू एक्चुअली पे, आप क्या देने की इच्छा रखते हैं माइनस आप एक्चुअल में कितना पे करते हैं, उसे क्या कहते हैं, कंज्यूमर सरप्लस कहते हैं। कंज्यूमर अपने इक्विलिब्रियम लेवल या मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेवल पे कब पहुंचेगा, जब उसका MUX/MUM/PX के बराबर ना हो जाए, या फिर MUX/PX/MUM के बराबर ना हो जाए। अगर वहां तक कंज्यूमर कंज्यूम करता है तो उसको मैक्सिमम इक्विलिब्रियम लेवल या फिर सेटिस्फेक्शन लेवल अचीव हो जाए। MUM का मतलब क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, मतलब व्हाट यू वांट टू पे माइनस व्हाट यू, सॉरी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी मतलब वर्थ ऑफ अ रुपी, आप 1 रुपए के बदले कितना सेटिस्फेक्शन चाहते हो, आप 1 रुपए कब खर्च करोगे, जब आपको उतना सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा तब आप 1 रुपए खर्च करोगे, तो उससे अपन क्या कह देते हैं, MUM कह। ये जो कंसेप्ट है ये थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकली ऐसा थोड़ी ना होता आप 1 रुपए की वैल्यू निकालते हो फिर 1 रुपए खर्च करते हो, नहीं, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता, बट थ्योरेटिकली हम ऐसा पढ़ते हैं कि हम मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस में MUM निकाल कर ही पैसा अपन खर्च करते हैं। आया समझ में बच्चों, तो मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है बच्चों, बोलो,
MUX upon PX is equals to MUF या फिर MUX upon MUF is equals to PX। आ रहा है समझ में? MUX का मतलब उस कमोडिटी से कितना सेटिस्फैक्शन आपको मिल रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी। MUF मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द मनी और PX मतलब प्राइस ऑफ द कमोडिटी। आ रहा है बच्चों समझ में? देन अपन ने स्टार्टिंग से कुछ अजम्पशंस मैंने छुड़वा दिए थे, अब वो कंप्लीट करवा देती हूँ। सबसे पहले assumption of मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस, जो मैंने अभी बताया था कि इस यूनिट के अंदर दो बड़े बड़े कंसेप्ट्स पढ़ेंगे। एक कंसेप्ट है मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस और एक कंसेप्ट है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस में आप दो कंसेप्ट्स पढ़ते हो, एक तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और एक कंज्यूमर सर्विस। अब मैं मार्जिनल, कल जो असम्पशन पढ़े थे अपन ने वो किसके थे बच्चों? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के, कंफ्यूज नहीं होना। आज जो असम्पशन पढ़ा रही हूँ ये किसके हैं? मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस, जो बड़ा कंसेप्ट है उसके आज असम्पशंस पढ़ रहे हैं, और कल जो असम्पशंस पढ़े थे उसके अंदर का जो कंसेप्ट था लॉ, उसका असम्पशंस अपन ने कल पढ़े थे। तो मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस के असम्पशंस, पहला असम्पशन है रैशनैलिटी। रैशनैलिटी मतलब माना जाता है कि कंज्यूमर समझदार है, रैशनल है, उसके पास पूरा ज्ञान है, पूरी नॉलेज है, मार्केट में कौन सा सामान क्या चल रहा है, वो अपना पैसा वहीं खर्च करेगा जहां उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। तो रैशनैलिटी मतलब कंज्यूमर समझदार है, वो अपनी इनकम, अपना पैसा सिर्फ और सिर्फ वहीं खर्च करेगा जहां उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे? कार्डिनल मेजरेबिलिटी ऑफ यूटिलिटी। नेक्स्ट असम्पशन क्या है? कार्डिनल मेजरेबिलिटी ऑफ यूटिलिटी। जो अपन ये कंसेप्ट पढ़ रहे हैं मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस, यहाँ पे जो सेटिस्फैक्शन है वो कार्डिनल नंबर्स में एक्सप्रेस किया जाता है। कार्डिनल नंबर्स मतलब 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा। मैंने अभी तक आपको यही सिखाया, यूटिलिटी 35 यूनिट्स का मिल रहा है, 40 यूनिट्स का मिल रहा है, नंबर्स की टर्म में सेटिस्फैक्शन मेजर कर रहे हो। तो जब नंबर्स की टर्म में आप सेटिस्फैक्शन मेजर करते हो तो उसे बोलते हो कार्डिनल मेजरेबिलिटी ऑफ यूटिलिटी बोल देते हो। देन थर्ड असम्पशन है यहाँ पे, money is the measuring rod of utility। मनी इज द मेजरिंग रॉड ऑफ यूटिलिटी मतलब यहाँ मनी की टर्म्स में सेटिस्फैक्शन देखते हो। मैं ये कहती हूँ मैं 1 रुपए तब खर्च करूंगी जब 5 यूनिट का सेटिस्फैक्शन मिलेगा, तब 1 रुपए खर्च करूंगी, अदरवाइज मैं 1 रुपए भी खर्च नहीं करूंगी। तो मनी की टर्म्स में, पैसों की टर्म्स में यहाँ सेटिस्फैक्शन की बात करी जाती है। नेक्स्ट है इसका assumption that is constancy of marginal utility of money। मतलब आप हर बार कह रहे हो कि हर बार 1 रुपए से कितने का सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए? 5 यूनिट्स का। हर बार अपन ने क्वेश्चन किया, हर बार 1 रुपए से कितने का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है? 5 रुपए का। जबकि रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। रियल लाइफ में कभी भी पैसों की वर्थ जो है वो कांस्टेंट नहीं रहती। क्यों? रियल लाइफ में पैसों की वर्थ कांस्टेंट रहती है, हाँ या ना? पैसों की वर्थ आपके लिए कम होती है, ज्यादा होती है? कम। क्यों? देखो, जब पैसे का स्टॉक कम होना शुरू होता है, शुरू शुरू में महीना शुरू हुआ, मेरे पास मेरी सैलरी आ गई 2000 रुपए। अब स्टार्टिंग में तो लगता है बहुत सारा पैसा है, जहां चाहे वहां खर्च कर सकते हैं, क्योंकि वो इतना सारा स्टॉक दिखता है पैसे का, पर वो पूरा महीना चलाना है। और जब लास्ट महीना आना शुरू होता है तो वो स्टॉक कम हो जाता है। तब अब शुरू में तो आपको 50 रुपए की कोई एक्स्ट्रा कीमत नहीं थी, ठीक है, आइसक्रीम खानी है खा लेते हैं, 2000 रुपए बहुत सारे पैसे मेरे पास। पर लास्ट तक आते आते आपको वो 50 रुपए बहुत कीमती लगने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि स्टॉक ऑफ मनी कम होना शुरू हो जाता है, तो उस पैसों की, उसी पैसे की वर्थ आपके लिए बढ़ना शुरू हो जाती है। जब आपके पास बहुत सारा पैसा होगा तो 10 रुपए आपको ऐसे ही लगेंगे कि ठीक है, 10 रुपए खो गए तो खो गए, कोई नहीं। और जब पैसा कम होगा तो वही 10 रुपए आपको बहुत ज्यादा कीमती लगने लग जाएंगे।
तो और यहाँ माना जाता है मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस में कि जो पैसे की वर्थ है वो कांस्टेंट है, हर बार मेरे लिए 1 रुपए की वर्थ कितनी है, 5 रूपीज की वर्थ है। एंड लास्ट इसका assumption है that is hypothesis of independent utility। hypothesis of independent utility इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, आपने कहा कि आपने पहली आइसक्रीम खाई तो 30 का सेटिस्फेक्शन, सेकंड खाई तो 20 का, थर्ड खाई तो 10 का, टोटल सेटिस्फेक्शन कितने का मिला, 60 का। ये टोटल यूटिलिटी कैसे निकाला, हर एक इंडिपेंडेंट यूटिलिटी को ऐड कर कर आप हमेशा टोटल सेटिस्फेक्शन निकाल रहे हो। इंडिपेंडेंट, ये एक इंडिपेंडेंट है, ये एक इंडिपेंडेंट है, ये एक इंडिपेंडेंट है, तो इंडिविजुअल को ऐड कर कर अपन क्या निकालते हैं, टोटल। एंड यहाँ पे सब्स्टिट्यूट्स और कॉम्प्लीमेंट्री का कंसेप्ट अपन तो इग्नोर ही कर रहे हैं, मतलब मैं मेरे दिमाग में ही नहीं है आइसक्रीम का कोई और सब्स्टिट्यूट भी हो सकता है, ये मैं दिमाग में लेकर यहाँ पे सेटिस्फेक्शन की बात ही नहीं करती। मैं ये बात ही नहीं करती कॉम्प्लीमेंट्री कि आइसक्रीम के साथ कोल्ड ड्रिंक भी मुझे पीनी है तो मुझे इतना सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट्स और कॉम्प्लीमेंट्री का कंसेप्ट ध्यान में ही नहीं रखते, आप उसको टोटली इग्नोर कर देते हो। तो ये 5 assumptions हैं आपके मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस के। क्या क्या assumptions हैं, पहला assumption क्या है, रैशनैलिटी। रैशनैलिटी मतलब कंज्यूमर समझदार है, अपना पैसा वहीं खर्च करेगा जहां उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा। सेकंड, कार्डिनल मेजरेबिलिटी ऑफ यूटिलिटी। यहाँ जो सेटिस्फैक्शन है वो कार्डिनल नंबर्स में एक्सप्रेस किया जाता है। कार्डिनल नंबर्स मतलब 1 2 3 4 के टर्म्स में आप सेटिस्फैक्शन को मेजर करते हो। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, मनी इज द मेजरिंग रॉड ऑफ यूटिलिटी। यहाँ सेटिस्फैक्शन पैसों के टर्म्स में आप मेजर करते हो। देन कांस्टेंसी ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, पैसे की वर्थ हमेशा क्या मानी जाती है, कांस्टेंट मानी जाती है। एंड हाइपोथेसिस ऑफ इंडिपेंडेंट यूटिलिटी, जो आप टोटल सेटिस्फैक्शन निकालते हो वो कैसे निकालते हो, इंडिविजुअल को ऐड कर कर टोटल सेटिस्फैक्शन निकलता है। एंड यहाँ पे सब्स्टिट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री का कंसेप्ट कंप्लीटली इग्नोर कर दिया जाता है। मतलब मैं ये कंसीडर ही नहीं कर रही कि आइसक्रीम के साथ कोल्ड ड्रिंक भी पीऊंगी तो इतना सेटिस्फैक्शन, मैं सिर्फ आइसक्रीम तो आइसक्रीम की बात कर रही हूँ, कॉम्प्लीमेंट्री की मैं बात ही नहीं कर रही उसके साथ। वर्थ है, कम नहीं होगा। आपके पास 2000 का नोट है तो आपके लिए 5 रुपए कोई ज्यादा कीमती नहीं है, आपके पास 50 रुपए है सिर्फ, तो आपके लिए अब ये 5 रुपए कीमती होंगे नहीं होंगे, वर्थ कम हुआ ना। हाँ मतलब पैसों का स्टॉक कम हो रहा है तो वर्थ चेंज हो रहा है, मैं ये कह रही हूँ। पैसे का स्टॉक कम हुआ तो ये 5 रुपए पहले ज्यादा कीमती नहीं था, 5 रुपए बहुत कीमती हो गया, कि वर्थ चेंज हो गई, जो पहले थी वो वर्थ नहीं रही। हाँ ठीक है, समझ में आ गया बच्चों, मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस के क्या क्या assumptions होते हैं। नेक्स्ट हम कंसेप्ट पढ़ेंगे दैट इज लिमिटेशंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लिमिटेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अपन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के assumptions पढ़ चुके हैं, एक्सेप्शंस पढ़ चुके हैं, उसके लिमिटेशंस क्या क्या हैं। लिमिटेशंस क्या क्या है, पहला लिमिटेशन है कार्डिनल मेजरमेंट अनरियलिस्टिक। कार्डिनल मेजरमेंट अनरियलिस्टिक, मैं यहाँ पे कहती हूँ कि यूटिलिटी में कार्डिनल नंबर्स में एक्सप्रेस कर रही हूँ, 1 2 3 4 के टर्म्स में एक्सप्रेस कर रही हूँ, बट रियल लाइफ में ऐसा करते हो नहीं, कभी भी ऐसा नहीं बोलते कि एक आइसक्रीम खाने से इतना सेटिस्फेक्शन मिला, नहीं। तो ये असम्पशन ही एक अनरियलिस्टिक चीज है, ऐसा रियल लाइफ में होता ही नहीं है। सेकंड इसका लिमिटेशन है अनरियलिस्टिक कंडीशन।
मतलब यहाँ पे आप 4 अजम्पशंस लेते थे। एक तो स्टैंडर्ड यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं, कंटिन्यू कंज्यूम कर रहे हैं, होमोजीनियस कंज्यूम कर रहे हैं और रिलेटेड गुड्स प्रेजेंट। चारों अजम्पशन एनी टाइम हर वक्त प्रेजेंट होना रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए ये वाली चीज भी आपकी लिमिटेशन हो गई। देन कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, आप कह रहे हो हर बार 1 रुपए से कितने का सेटिस्फेक्शन, 5 यूनिट। जबकि अभी मैंने बताया जैसे जैसे पैसों का स्टॉक कम होता है वैसे वैसे उस पैसे की वैल्यू वर्थ बढ़ जाती है, चेंज हो जाती है, तो हर बार पैसे की वर्थ आपकी सेम नहीं रहती। ये एक लिमिटेशन हो गया। देन इन एप्लीकेबल टू इनडिविजिबल गुड्स, ये जो लॉ है ये इंडिविजिबल गुड्स पे अप्लाई नहीं होता। इंडिविजिबल गुड्स कौन से हैं, जिसको अपन डिवाइड ही नहीं कर सकते, जैसे कि घर, जैसे कि गाड़ी, डिवाइड नहीं कर सकते आप। तो जब उन गुड्स को डिवाइड ही नहीं कर सकते और वो गुड अपन एक बार में एक से ज्यादा खरीदते भी नहीं है, तो ये लॉ वहां पे अप्लाई भी नहीं होता। तो ये इनएप्लीकेबल टू इंडिविजिबल गुड। एंड लास्ट इसका लिमिटेशन है दैट इज सिंगल कमोडिटी मॉडल। बच्चों लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, मैंने हर बार क्या बोला आपको, मैं सिर्फ एक आइसक्रीम खा रही हूँ, सिर्फ एक चॉकलेट खा रही हूँ, मतलब एक ही कमोडिटी पे पैसा खर्च कर रही हूँ, जबकि रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। आप सिर्फ और सिर्फ कभी भी एक कमोडिटी पे पैसा नहीं खर्च करते, आप अपना पैसा एक से ज्यादा कमोडिटी पे ही खर्च करते हैं। तो इसीलिए ये भी इसका लिमिटेशन हो गया कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक कमोडिटी की बात की गई है। तो ये 5 लिमिटेशंस हैं आपके लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के। पहला लिमिटेशन क्या है, कार्डिनल मेजरमेंट अनरियलिस्टिक। जो आप कहते हो कि हम सेटिस्फेक्शन को कार्डिनल नंबर्स में एक्सप्रेस करते हैं, 1 2 3 4 में एक्सप्रेस करते हैं, ये एक अनरियलिस्टिक चीज है, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट क्या है आपका, अनरियलिस्टिक कंडीशन, कि यहाँ पे आप कहते हो ये चारों असम्पशंस पर हर वक्त ये चारों असम्पशंस फुलफिल हो, वो पॉसिबल नहीं है। देन MUM कांस्टेंट है, वो भी नहीं होता, जैसे जैसे पैसों का स्टॉक कम होना शुरू होता है वैसे वैसे पैसों की वर्थ चेंज हो जाती है। इनएप्लीकेबल टू इंडिविजिबल गुड्स, ऐसे गुड्स जिनको अपन डिवाइड ही नहीं कर सकते वहां ये लॉ अप्लाई नहीं होता। एंड सिंगल कमोडिटी मॉडल, यहाँ पे अपन सिर्फ और सिर्फ एक कमोडिटी की बात करते हैं, जबकि रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता, आप अपना पैसा हमेशा एक से ज्यादा कमोडिटी पे ही खर्च करते हैं। तो आज हमने क्या क्या टॉपिक्स पढ़ लिए, हमने कंज्यूमर सरप्लस पढ़ लिया, हमने assumptions ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस पढ़ लिया, हमने exceptions टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ लिया, एंड लिमिटेशंस टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का कांसेप्ट पढ़ लिया। इतना ही पढ़ेंगे आज, बाकी का कल। कल क्लास नहीं है क्या, आपकी नहीं है, मेरी नहीं है क्या कल क्लास? से आप लोगों के टेस्ट का एक होगा, दैट इज स्टैंडर्ड डिमांड एंड सप्लाई, कमिंग थर्सडे। ऑप्शन